आज का टॉपिक हम लोगों का है सबसे फर्स्ट बच्चे, व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेसिबल गुड्स? अभिजीत। Yes, sir. Accessible goods हाँ, are those goods which are in a central excise duty, just like a salt is a accessible goods, and it was under section 13A, schedule first, and all not the rest of them, and including salt also, which are produced in the country. चलिए एक लिखिए तो बच्चे आप लोग। यानी वो गुड्स जिस पर की एक्साइज टैक्स सेक्शन आप लोग को हम नोट्स भी बच्चे भेजे होंगे, उसमें पढ़े थे आप लोग क्या? Section 13A and first schedule. ठीक है, तो मीनिंग ऑफ पहले मीनिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स हम लोग पढ़ लेते हैं, उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स पढ़ेंगे, ठीक है? सर मीनिंग ऑफ एक्साइजेबल meaning of excisable goods. The term excisable goods means the excisable goods means the goods which are specified in the first schedule and the second schedule excisable goods means the goods which are specified in the first schedule and the second schedule to the Central Excise Tariff Act. To the Central Excise Tariff Act 1985. As being subject to a duty of excise and include salt. duty of excise and include salt.
क्योंकि ये दो डिफरेंट वर्ड से बना है, एक तो एक्साइजेबल और दूसरा गुड्स। तो एक्साइजेबल का मतलब क्या होता है? एक्साइजेबल इज समथिंग दैट इज एबल टू बी कट आउट और समथिंग दैट इज सब्जेक्ट टू एन एक्साइज टैक्स। मतलब जिस गुड्स के ऊपर में एक्साइज टैक्स समझते हैं, अब एक क्वेश्चन यहां पर आता है, व्हाट मींस एक्साइजेबल गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड। एक क्वेश्चन लिखिएगा, एक्साइजेबल गुड्स कौन मैन्युफैक्चर करता है? ये सेक्शन में दिया गया बच्चे कि एक्साइजेबल गुड्स जो अभी तो टैरिफ एक्ट में बता दिए हैं, दूसरी तरफ ऐसे भी समझ सकते हैं, पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अकॉर्डिंग टू। सर क्वेश्चन नहीं लिखवाइएगा। नहीं, क्वेश्चन एक्साइजेबल गुड्स आर मैन्युफैक्चर्ड बताए ना अभी, या दूसरी तरफ इसको अभी हम ऊपर में क्या लिखवाए आप लोगों को हेडिंग में? मीनिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स। हाँ, उसी को पैराग्राफ चेंज में एक मीनिंग तो हम लोग लिखे हैं, दूसरा उसको नीचे में पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन डी। अगर आपको इस तरह से क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय एक्साइजेबल गुड्स, तो बच्चे आप इस डिफिनेशन को कंप्लीट लिख सकते हो इस तरह से। अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट, एक्साइजेबल गुड्स मीन्स एक्साइजेबल गुड्स मीन्स सर वहाँ फुल स्टॉप देखे एक्ट के पास। नहीं, ऊपर में जो लिखवाए हैं ना, उसमें आपका शेड्यूल फर्स्ट और शेड्यूल सेकंड लिखवाए हैं। यस सर। इसमें एक अटैच कर सकते हो आप, सेक्शन 2D में इसका डिफिनेशन दिया गया है। सर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सबसेक्शन डी ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट। हाँ, एक्साइजेबल गुड्स मीन्स गुड्स स्पेसिफाइड इन द, उसी को लिखिए फिर से, उससे बेटर डिफिनेशन ये सेक्शन के हिसाब से अगर बना करके आप लिखोगे तो इस तरह से लिख सकते हो बच्चे। सर इसके बाद बताइए ना, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 2 सब सेक्शन डी ऑफ सेंट्रल एक्साइज एक्ट। सेंट्रल एक्साइज एक्ट, उसके बाद एक्साइजेबल गुड्स मीन्स गुड्स स्पेसिफाइड in the first schedule and the second schedule मतलब उसमें अब इससे कुछ नहीं करना है, जो ऊपर में अभी लिखवाए हैं ना, हेलो हेलो, जो बच्चे ऊपर में डिफिनेशन अभी हम लिखवाए ना, उसी में ये एक सेक्शन ऐड कर देना, 2D। सर इसी को ऊपर से बोलिए ना, मेरा छूटा हुआ है। हाँ, तो आपका जिनका छूटा हुआ वो लिख सकते हैं। एक्साइजेबल गुड्स मीन्स गुड्स स्पेसिफाइड इन द फर्स्ट शेड्यूल एंड the second schedule. First schedule and the second schedule.
to the Central Excise Tariff Act. Tariff Act 1985. लिख लिया आशुतोष? यस सर, हो गया। ओके, तो क्या बताएं अभी आपको? प्रिया एक बार रिपीट करो। प्रिया एक बार रिपीट कीजिए। According to Section 2D of Central Excise Act, accessible goods. एक्सरसाइज नहीं, एक्साइज। Sir, वही Excise Act, accessible goods means goods specified in the first schedule and the second schedule. फर्स्ट शेड्यूल एंड Second schedule. to the Central Excise Tariff Act 1985 as being subject to a duty. So to the central के बाद to the Central Excise Tariff Act 1985 1985 as being subject to a duty of, जो कि अप्लीकेबल हुआ था 5 of 1986, यानी 86 टैरिफ एक्ट है 1985, और इसका अप्लीकेबल कब हुआ था? 5th, यानी 5वां महीना हो जाएगा अप्रैल, मई, सॉरी ये कौन सा महीना? 5th मंथ कौन सा हो जाएगा? मई ना? मई। हाँ, सर, तो मई 1986। अच्छा सर, टू द सेंट्रल एक्साइज टैरिफ एक्ट 1985 के बाद 1985 ब्रैकेट में आप उसको लिख सकते हो 5 of 1986, 5 of 1986 ब्रैकेट बंद कर दीजिए। सर सॉल्ट के बाद सर रिपीट कीजिएगा तो फिर से। सॉल्ट तो लास्ट हो गया बच्चे, उसी को तो लिखवा रहे हैं। as being subject to a duty of excise and includes salt. सर वहां 1985 लिखवाया, अभी 1986 बोल रहे हैं। 1985 टैरिफ एक्ट है, लेकिन सर। वो अप्लीकेबल जब हुआ बच्चे तो मई 1986। नहीं देखते हो, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट में कोई भी जब बिल पास होता है, प्रेजेंट होता है वहां पर, तो एक्ट वही होता है, लेकिन अप्लीकेबल कब है? अब जीएसटी का तो बहुत समय से चल रहा था, लेकिन जो वो अप्लीकेबल हुआ वो 1 जुलाई हुआ ना? यस सर। हाँ, वही वो मंथ के बारे में बोल रहा है कि वो अगले साल जाकर के 5 मतलब मई में स्टार्ट हुआ, 1 मई या 2 मई, जो भी 1 मई, ऐसा डेट यहाँ पर नहीं क्लियर किया हुआ है लिखा, लेकिन इतना लिखा हुआ है 5 मतलब मंथ हो जाएगा यहाँ पर, ऑफ 1986 as being subject to a duty of excise and includes salt. नॉर्मल वर्ड में अगर हम लोग कहें इसको, तो गुड्स has not been defined under Central Excise Act. Article 366 Constitution of India, which gives an inclusive definition of the term goods. Goods का मतलब क्या होता है बताओ? Goods का जो है, इसमें जो इसके बारे में कोई डिफिनेशन नहीं दिया गया है सेंट्रल एक्साइज एक्ट में, लेकिन ये बताया है कि गुड्स में क्या क्या शामिल होगा। तो गुड्स इंक्लूड्स, इसको लिख लो, इसको नोट कर लो। गुड्स सॉल्ट के बाद
हाँ सॉल्ट के बाद, क्योंकि सर फिर से सुन लो, हाँ बोलो। सर कॉफी भी तो इंक्लूड होगा ना सर? हाँ ऑल मटेरियल, यहाँ पर वही हम अभी आपको लिखवा रहे हैं बच्चे, ओके सर। कि गुड्स का जो है सो डिफिनेशन सेंट्रल एक्साइज एक्ट में क्लियर नहीं किया है, नहीं दिया है। उसी को यहाँ पर ये लैंग्वेज बता रहा है यहाँ पर कि द टर्म गुड्स हैज नॉट बीन डिफाइंड अंडर सेंट्रल एक्साइज एक्ट, लेकिन एक आर्टिकल था 366, उसमें बताया है कि गुड्स में जो इंक्लूड होगा, गुड्स इंक्लूड्स ऑल मटेरियल्स, कमोडिटीज एंड आर्टिकल। ऑल मटेरियल के बाद सर? ऑल मटेरियल एंड आर्टिकल। सर सॉल्ट के बाद क्या बोल रहे हैं सर, समझ ही नहीं आ रहा है। सॉल्ट के बाद बोले, पहले तो समझाए हैं कि गुड्स का जो है सो कोई डिफिनेशन सेंट्रल एक्साइज एक्ट में नहीं दिया गया है, ठीक है, लेकिन इसका एक आर्टिकल है 366, उसमें थोड़ा बहुत बताया गया है कि गुड्स में सभी प्रकार के मटेरियल को शामिल करते हैं, कमोडिटी को शामिल करते हैं, लेकिन उसका एक्सप्लेनेशन है जो हम अभी आपके ग्रुप में सेंड कर रहे हैं बच्चे, ठीक है। हेलो, यस सर। तो उसमें लिखवाए बता दिए हैं कि गुड्स इंक्लूड ऑल कमोडिटीज मटेरियल एंड आर्टिकल। इसको देखिए ग्रुप में हम भेज रहे हैं बच्चे, इसको अंडरलाइन करना है जिसको हम बोलेंगे अभी। देखिए तो अभिजीत चेक करो। सर हम चेक यस सर, कर आ लिए गया हैं। आ गया है। इसका फोर्थ पॉइंट देखिए बच्चे, आज का टॉपिक हम लोग का यही है, फोर्थ एंड फिफ्थ। प्रिया, आप लोग को गर्ल्स ग्रुप में मिल गया है? Yes, sir. चलिए अब हेडिंग पर हम लोग चलेंगे, क्लासिफिकेशन। ये 6 पॉइंट है बच्चे, एक बार इसको स्टडी कीजिएगा आप लोग, इसमें सबका अलग अलग है। फर्स्ट पॉइंट क्या कर रहा है? प्रिया, इसका फर्स्ट पॉइंट Yes, sir. ये पढ़ रहे हैं। ये तो हेडिंग तो सभी बच्चे इसको स्टडी कीजिए, अभी सभी बच्चे उसको स्टडी कीजिए, क्योंकि ये ऊपर में सिर्फ लिख बोल दिया है कि गुड्स इंक्लूड्स ऑल मटेरियल्स, कमोडिटीज एंड क्या आर्टिकल। तो फर्स्ट पॉइंट जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था बच्चे, उससे रिलेटेड है। ये उसमें बताया क्या, पढ़े फर्स्ट पॉइंट प्रिया? सर पढ़ रहे हैं। हाँ पढ़िए बच्चे।
सॉरी, classification of goods, a classification of excisable goods. Goods means excisable. लिखिए बच्चे, एक मिनट थोड़ा रुक जाइएगा। सब पूरा का पूरा जो है ना, देखो एक्ट आप लोग को बच्चे पढ़ना ही पड़ेगा एनी हाउ, ठीक है। ये सब एक्ट में दिया हुआ है और ये एक्ट जो है आप लोग को थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। इसको जो फर्स्ट और सेकंड, जो आपको एक मीनिंग ऑफ एक्साइजेबल गुड्स और एक क्लासिफिकेशन ऑफ एक्साइजेबल गुड्स, आप सभी कोई बच्चे इसको बढ़िया से क्या करोगे, एक बार स्टडी कर लोगे, ठीक है। और फिर हम इस पर डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। बस आज का सेवा समाप्त होता है।